जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर आबिद आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं और खासकर यूपीएससी की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी में कई चरण हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। जिसमें पहला चरण है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसको पार करने के बाद हम सेकंड चरण में प्रवेश करते हैं जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें लिखित कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जिस पर महारत हासिल करना ये हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की चाहत होती है। उस पर महारत हासिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, या मैं कहूं कि इस दूसरे चरण पर महारत हासिल करने के लिए या दूसरे चरण को पर काबू पाने के लिए बहुत सारे जो छोटे छोटे बिंदु हैं उन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू। तो ये जो एक प्रणाली है, एक ये जो यूपीएससी का जो सिलेक्शन वाली प्रणाली है, ये अमूमन 3 चरणों से होकर गुजरती है। तो दूसरा जो चरण है जिसे हम मेंस आंसर राइटिंग कहते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा है, आज हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। लाखों विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जब वो लाखों जो प्रत्याशी हैं या कहें यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करते हैं, उनके सामने बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये भी होता है कि जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम लिखते हैं, तो बेसिक से हमें किस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आज की क्लास हमारी इस पर ही चर्चा करेंगे हम इस पे कि ड्यूरिंग आंसर राइटिंग वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और हमें रखने भी चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें दूरी बनानी है और जिनको हमें अपनाना है। ये बेसिक से आज जो कॉन्सेप्ट हैं, जो पॉइंट्स हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम यूपीएससी की आंसर राइटिंग या आंसर शीट को देखते हैं तो वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देती है, कुछ हमें वो इस तरह से नजर आती है। साइड इसके दोनों खाली होते हैं, कुछ इस तरह से हमें नजर आती है। ये एक बेसिक सा फंडामेंटल होता है, कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें अपने आंसर्स को लिखना होता है। और आंसर्स की बात आप करेंगे तो आपको मालूम होगा कि या तो क्वेश्चन यानी कि प्रश्न 10 नंबर का होगा, या प्रश्न 15 नंबर का होगा, या प्रश्न 20 नंबर का हो सकता है। अगर 10 नंबर का है तो आप ये मान लीजिए कि 150, ठीक है, शब्दों में आपका जो आंसर है आप उसको लिखेंगे। और अगर 15 नंबर का हुआ तो आप इसे 250 शब्दों में समेटने की कोशिश करेंगे। अगर 20 शब्दों का हुआ तो आप इसे 300 से लेकर, यानी कि 20 मार्क्स का हुआ, ठीक है, या अंकों का हुआ, तो इसे 300 से 350 शब्दों के बीच में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है जो प्रश्न यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें आंसर राइटिंग लिखते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजों को समझना है और अपने आप मतलब याद भी करना है। जैसे सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो प्रश्न है वो हमें लिखना कैसे है। अमूमन आप इस बात को ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो पूरा जो आंसर है उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे? जैसे पहले हम इस देखेंगे कि लिखते समय आप याद रखेंगे कि इंट्रो, जो महत्वपूर्ण एक पार्ट है हमारे आंसर का, उसका पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। नंबर टू मैन बॉडी। क्या है? मैन बॉडी। ये हमारे आंसर का सेकंड पार्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे पूरे आंसर में बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जो भूमिका आपने इंट्रोडक्शन में बांधी है, उससे जुड़े हुए तमाम तथ्य, उससे जुड़े हुए तमाम कॉन्सेप्ट्स, उससे जुड़े हुए तमाम रिसर्च और केस स्टडीज आपको मैन बॉडी में लिखने होते हैं। यानी कि आंसर राइटिंग में मैन बॉडी का किरदार बहुत ज्यादा मजबूत है। इसको आप तभी अच्छे से लिख सकते हैं जब आपकी पकड़ खासकर कॉन्सेप्ट पर और फैक्ट पर होती है। समझ रहे मेरी बात? और आपको ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, जिसको हम एग्जांपल्स कहते हैं, वो आपके हाथ में है। अब तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन अक्सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी आंसर राइटिंग में। अगर आप आंसर राइटिंग को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं और बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं और बेहतर और ज्यादा अंक हासिल करना चाहते हैं, तो आपका जो कंक्लूजन यानी कि जब पूरा का पूरा आंसर आप लिख रहे हैं उसको कुछ ही शब्दों में समेटने की कोशिश कीजिए। ये कंक्लूजन आपका इस तरह से होना चाहिए कि उसमें जो अंत आप आंसर का कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन की भी झलक दिखनी चाहिए, उसमें कुछ हिस्सा आपका मेन बॉडी का भी दिखना चाहिए, और अंत की कुछ लाइनों में आप इसमें कोशिश करेंगे कि आप उसमें सजेशन दें, यानी कि सुझाव दें अपनी तरफ से। आप एक अप्रोच वहां पर दिखाएं कि इस प्रॉब्लम, इस समस्या को लेकर मेरी तरफ से समाधान ये है।
ताकि पढ़ने वाले को लगे कि आपने जो आंसर जो लिखा है उसका जो अंतिम रूप है, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, उसमें बखूबी बेहतर तरीके से आपने उसमें दर्ज किया है। इससे क्या होता है, इस चीज से आपको बेहतर अंक मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा पहला सवाल यह हुआ इंट्रोडक्शन यानी कि स्ट्रक्चर। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले स्ट्रक्चर पर फॉलो करना होगा या स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। संरचना जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संरचना। तो बेसिकली जो प्रश्न होता है, जो आंसर राइटिंग होती है, जो आंसर देने की जो कला होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्ट्रक्चर, कि आपको आंसर देने का स्ट्रक्चर मालूम है या नहीं है। बेसिकली हमने इन 3 चीजों पर बात कर ली है। दूसरा होता है, ठीक है, वर्ड लिमिट्स। क्या होता है दोस्तों, वर्ड लिमिट्स। मान लीजिए आपके पास जो प्रश्न आया है वो 10 नंबर का है, 10 अंकों का है। इस 10 अंकों में आपने 150 शब्दों के अंदर शानदार आंसर प्रस्तुत करना है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन भी हो, मेन बॉडी भी हो, कंक्लूजन भी हो। 150 शब्दों में देना है। 150 शब्दों में किसी भी आंसर का जवाब देने के लिए आपके पास एक कला होनी जरूरी है, एक महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर ये महारत आपके पास है तो निश्चित ही आप बहुत बेहतर तरीके से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरी इस बात को ध्यान से समझना, वर्ड लिमिट ये तभी हो पाएगा जब आपने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी। आपको बेसिकली 2 चीजों पे काम करना है, एक है कॉन्सेप्ट जिसको हम क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं, यानी कि मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और फैक्चुअल एक्यूरेसी। अगर आप इन 2 चीजों पर बेहतर तरीके से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आंसर को इतने शब्दों में समेट सकते हैं, डेफिनेटली समेट सकते हैं। और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस में होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, ठीक है, ये हमारा नंबर 1 था। ये नंबर 2 हमारा क्या है, वर्ड लिमिट, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे पे मुद्दे पे क्या होता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो बेसिक सी उसमें ये 2 चीजें आप जरूर शामिल करें। एक तो होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्या, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और दूसरा होता है फैक्चुअल एक्यूरेसी। क्या होता है दोस्तों, फैक्चुअल एक्यूरेसी। मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ज्योग्राफी को लेता हूं। ज्योग्राफी क्या है, एक तरह से कॉन्सेप्ट से भरा हुआ सब्जेक्ट है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसपे फैक्चुअल यानी कि आंकड़ों की भरमार है। आप अगर इस पे महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ज्योमॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, और दूसरी तरफ आप अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां आपको हजारों तरह के आंकड़े मिल जाते हैं। अब क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट पर महारत हासिल करने के लिए आपको बेसिक सी 2 चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है, वह है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ पढ़ना। मेरी बात पर ध्यान देना, एक होता है कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ पढ़ना और याद करना। दूसरा होता है फैक्ट्स। फैक्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आउटडेटेड फैक्ट्स को याद करना, यानी कि पुराने जमाने का आंकड़ा आपने याद किया है जो कि इररिलेवेंट है, आज के जमाने में उसका यूज नहीं है। दूसरा होता है ऐसे फैक्ट्स याद करना जो वर्तमान में हाल ही में सरकार ने अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स, अपने स्कीम्स में शामिल किए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस पर क्या है, अपडेटेड होना, यानी कि अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा और फैक्चुअल एक्यूरेसी के साथ भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या काम करना है, वो है लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। तो दोस्तों लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यानी कि भाषा, भाषा शैली। आप किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग अपनी आंसर राइटिंग में कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ है। यानी कि आंसर लिखते समय आपको भाषा जो होनी चाहिए आपकी वो सरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग आपको करना है। और दूसरी तरह से आपको भाषा का प्रयोग करते समय जो कि कोमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास होते हैं, इनका भी यूज प्रॉपर तरीके से करना होगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? इनका भी यूज आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो पहला होता है लैंग्वेज, इसकी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा भी आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम केस स्टडी को इन्वॉल्व कीजिए। क्या इन्वॉल्व कीजिए? केस स्टडी, या मैं कह सकता हूं एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत सारे होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स। अब आप ध्यान से देखेंगे इन सारी चीजों को जब हम अपने आंसर राइटिंग में याद करते हैं या रखते हैं तो ये अगर पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़े तो आपका जो कंटेंट होगा, क्या होगा, आपका जो कंटेंट होगा वो गुड होगा। आप कल्पना कीजिए कि आप कोई आंसर राइटिंग लिखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस दूसरी तरफ आपके पास क्या है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं वो आउटडेटेड हैं।
आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। आपकी जो लैंग्वेज आपने यानी कि भाषा का यूज जो आपने किया है उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब आंसर लिखते हैं तो वो हिंदी के साथ कुछ इंग्लिश भी लिख देते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो आंसर होता है वो वीक हो जाता है। जब आपके पास फैक्ट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लैंग्वेज पर आपकी पकड़ नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि सेल्फ जनरेटेड नॉलेज यानी कि अपने आप से बनाया गया, घसीटा गया जो आंसर होता है वो लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा आंसर होता है वो खराब हो जाता है। तो आप ये भी याद रखें कि जो सेल्फ जनरेटेड नॉलेज है, जो सेल्फ जनरेटेड नॉलेज है वो उसका यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये सब यूज करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं खराब वाली कंडीशन में आ चुका है। सो बेसिकली चीजों को याद रखना कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, फैक्चुअल एक्यूरेसी, लॉन्ग यानी कि लैंग्वेज एंड केस स्टडीज और एग्जांपल्स, ये आपके ठीक है आंसर राइटिंग में भरपूर तरीके से होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट्स। और फिलहाल इन चीजों के लिए आप याद रखना कि गलत फैक्ट्स का यूज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट जो खराब है, जो याद नहीं है, उनका बिल्कुल यूज नहीं करना है, भाषा आपकी सरल होनी चाहिए और सेल्फ जनरेटेड नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और आपको बताऊंगा, ये लिखते समय आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जब लिखते हैं तो कुछ बच्चे मिला मिला के लिख देते हैं, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो किस तरह से आंसर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जब लिखते हैं तो आप उनको देखना, उनका पैसेज कुछ इस तरह से होता है, एक लाइन पूरी, दूसरी लाइन में गैप बहुत ज्यादा है, तीसरी लाइन कुछ इस तरह से लिखी होती है, चौथी लाइन में गैप बहुत ज्यादा। अब इसमें देखेंगे कि जो शब्दों के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो दो लाइन के बीच में स्पेस होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है, उसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो आंसर शीट को भरने का है। अगर बच्चे के पास पूरा कॉन्सेप्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज को आसानी से भर सकता है और समझ सकता है कि मुझे 150 वर्ड में किस तरह का आंसर देना है। और आप दूसरी तरफ देखो, कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं, अरे भाई माफ करो भाई, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, इतना भी क्लोजअप मत लिखना कि मैग्नीफायर से आपका आंसर चेक करना पड़े, इससे बचना, ठीक है। यानी कि कहीं ना ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पास कुछ ज्यादा अत्यधिक नॉलेज है। भाई अत्यधिक नॉलेज नहीं चाहिए आपको, यहां पर चाहिए स्मार्टनेस, क्योंकि पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। अब इस चीज पे भी याद रखना कि जो स्मार्टनेस होती है, क्या होती है स्मार्टनेस, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी कि स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, ये ड्यूरिंग आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्पेस कितना देना है शब्दों के बीच में, दो लाइनों में स्पेस कितना देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो स्मार्टनेस के साथ आती है वो है मैप्स। क्या है? मैप्स। और नहीं है तो फिर डायग्राम्स। क्या है? डायग्राम्स। अगर ये भी नहीं है तो फ्लो चार्ट। क्या है? फ्लो चार्ट। तो बेसिक से पॉइंट्स आप देखेंगे कि ड्यूरिंग आंसर राइटिंग कितनी सारी चीजों पर हमें बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हमारी आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी भी है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर आंसर लिखना तो निश्चित रूप पे आपको इन सारी चीजों पर पकड़ हासिल करनी पड़ेगी। और इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए थोड़ी सी चीजें छोटी सी क्लास में काफी हैं। मिलते हैं अब अगली क्लास में।